हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अभी एस के झा सर का फार्मूला का बुक आया है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये आज मतलब पार्ट नंबर ये 3 है। इससे पहले हम आपको 2 पार्ट दे दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसमें जितना भी फार्मूला लिखा गया ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का ये 15 नंबर चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम क्या है तो उष्मा एंड ताप, मतलब हीट एंड टेम्परेचर के बारे में इसमें सभी कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। जितना भी कुछ वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सभी दिया गया है। तो देखिए आप हम लोग पहले यहाँ पे देख रहे थे कि थोड़ा सा इसका मान क्या क्या है। देखिए जैसे कि हम किस किस में मापते हैं, कौन कौन से स्केल पे मापते हैं टेम्परेचर को या ताप को। तो मतलब हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, और यूमर में भी मापते हैं, और रैंकिन में भी मापते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट ज़्यादा यूज होता है। समझ गए। इस तीनों का न्यूनतम बिंदु क्या होता है तो देखिए डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट, और यूमर में देखेंगे तो 0 यूमर, और अगर हम रैंकिन में देखेंगे तो कितना 492 रैंकिन होता है। ये मिनिमम बिंदु है। ठीक है, ये मिनिमम बिंदु है टेम्परेचर का इस स्केल पे। ठीक है, अगर हम उच्चतम की बात करेंगे मतलब हाई टेम्परेचर इस स्केल पे तो कितना, तो मतलब डिग्री सेल्सियस में 100 हो जाएगा, केल्विन में कितना 273, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 212 हो जाएगा, अगर यूमर में बात करेंगे तो 80 हो जाएगा, और रैंकिन में बात करेंगे तो 672 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। अगर ये सब याद नहीं रखिएगा तो एटलीस्ट ये 3 आदि आप जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका जल का जो हिमांक बिंदु होता है, मतलब इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, तो कितना होता है, या तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या तो 273 केल्विन होगा, या तो 32 फ़ारेनहाइट होगा, या 0 र्यूमर होगा। समझ गए बातों को। देखिए अगला आपका जल का क्वथनांक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये कितना होता है तो अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में देखेंगे तो 273, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 212, और र्यूमर में देखेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, ये सबको मिला करके आपको एक ही बात याद रखना है। वो क्या होगा बात, तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूला का आप ऐसे याद रखिए, जैसे C बटा में कितना 100 इजकल टू में कितना तो F माइनस कितना तो 32 बटा में कितना 180 इजकल टू में क्या होगा तो केल्विन, यानी कि केल्विन माइनस में कितना 273, और बटे में कितना तो ये भी होता है 100 होता है। समझ गए बातों को। और एक और इसमें जोड़ लीजिए क्या तो R बटा में क्या कर लीजिए 80 कर लीजिए। बस यही आपको याद रखना है। इसको 20 से डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि C बटा में कितना 5 लिख लीजिए, F माइनस कितना तो 32 बटा में 9 लिख लीजिए, इजकल टू में कितना तो K माइनस 273 बटे में कितना 5 लिख लीजिए, इजकल टू में R बटा में आप कितना लिख सकते हैं 4 लिख लीजिए। तो ये आपको फाइनली रूप से याद रखना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि कैसे बनेगा, आपको डिग्री सेल्सियस में दे देगा, बोलेगा फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए, तो आप ये दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। अगर कभी फ़ारेनहाइट में दे देगा, बोलेगा केल्विन में निकालने के लिए, तो आप ये दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। मतलब कोई एक दिया रहेगा और एक आपसे पूछा जाएगा जो निकल जाएगा। समझ गए बातों को। तो अगर आप ये फार्मूला याद रखते तो आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। सभी पॉइंट जितना भी लिखा गया सभी का आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि सभी पॉइंट से क्वेश्चन आता है। देखिए 0 केल्विन या माइनस 273 केल्विन जो होता है इसको हम परम शून्य ताप बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में परम शून्य ताप क्या होता है, तो आपको ये बताना है। या तो 0 केल्विन होगा, या माइनस 273 जो डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम ताप पूरे संसार में कहीं नहीं है। मतलब ये सबसे न्यूनतम ताप है, इससे अभी कम ताप धरती पर अचीव नहीं किया गया। समझ गए बातों को। आगे देखिए 0 केल्विन या माइनस 273 केल्विन पर क्या होता है, गैस का आयतन जो होता है क्या होता है शून्य हो जाता है। गैस का आयतन शून्य हो जाता है, मतलब बिल्कुल के बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसमें कुछ आयतन वॉल्यूम नहीं रह जाता है, अर्थात गैस क्या हो जाता है सॉलिड रूप में उसको देखा जा सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि पानी। देखिए पानी जो होता है तीनों अवस्था में होता है। ठोस में भी होता है, मतलब ठोस में होगा तो बर्फ होगा, द्रव में होगा तो पानी जो हम लोग पीते हैं, और गैस में हो गया मतलब वाष्प बन के उड़ गया। जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है पानी, तो इसको हम द्रव अवस्था में देखते हैं। जब 0 डिग्री से कम हो जाता है तो हम बर्फ अवस्था में देखते हैं, यानी कि सॉलिड हो जाता है। और जब 100 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये उड़ जाता है, यानी कि गैस अवस्था में वाष्प बन जाता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका कि न्यूटन का गतिशीलन नियम क्या कहता है। तो देखिए न्यूटन का गतिशीलन नियम कहता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है क्या कि देखिए यहाँ पे Qn जो है प्रारंभिक ताप है, क्या प्रारंभिक तापमान है, और Q2 जो है क्या इसका अंतिम तापमान है, और T जो है क्या यहाँ पे समय है। तो Q1 माइनस Q2 बटा में T इजकल टू में क्या तो K इंटू में
मतलब ब्रैकेट में Q1 प्लस में QT बटा में 2 माइनस में Q नॉट। देख Q नॉट जो क्या है कि इन्वायरमेंट का जो वायुमंडल का ताप है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये Q1 Q2 क्या है, किसी वस्तु का ताप है। और K इक्वल टू क्या है, तो नियतांक है, जो मतलब शीतलन का जो नियतांक होता है वो K दिया हुआ है। तो ये फार्मूला आपको क्या रखना है, फाइनली रूप से थोड़ा याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसमें आगे हैं, आपको क्या कह रहा है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम। देखिए ऊष्मा के गति का प्रथम नियम जो था, फर्स्ट लॉ ऑफ हीट, क्या कहता है कि Q इक्वल टू में डेल U प्लस में W। यहाँ डेल U क्या है, तो इंटरनल एनर्जी, जिसको आप हिंदी में आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। W क्या है, तो ये वर्क है, जो बाह्य वर्क हुआ। तो ये दोनों को अगर जोड़ देते तो क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है दिया गया ऊष्मा निकल जाता है, कि कितना आप ऊष्मा दिए थे वो निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो यही ऊष्मा इक्वल टू आपको याद रखना क्या, कि वह आंतरिक ऊर्जा प्लस में क्या, तो वर्क डन जो हुआ, यानी कि जो बाह्य कार्य हुआ, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, Q इक्वल टू में क्या होता है, तो M S और डेल्टा T। इसको डेल्टा T लिखिए या थीटा लिखिए, बात बराबर ही है। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। समझ गए चीज़ों को। तो देखिए आपको कई बार पूछा जाता है, हीट आपको बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, और हीट निकालने के लिए बोलेगा मतलब ऊष्मा निकालने के लिए, तो आपको मास दे देगा, इसका स्पेसिफिक हीट दे देगा, ठीक है, मतलब विशिष्ट ऊष्मा दे देगा, और उसके बाद आपको टेम्परेचर डिफरेंस दे देगा। तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। गुप्त ऊष्मा की बात करेगा तो आपको क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू में ml हो जाएगा। समझ गया बातों को। और देखिए अगर ऊष्मा धारिता बोलेगा तो H मतलब H इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS हो जाएगा। यहाँ पे खाली टेम्परेचर हट जाएगा, समझ गए, MS डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्या है दिया हुआ। देखिए दोस्तों, इस सबको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुक तो इसमें से हज़ारों लोग खरीद लेंगे, लेकिन इस चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बुक के अंदर जो लिखा गया है ना, एक बार आप देख लेते हैं वीडियो तो आपको अच्छे से एग्जाम तक याद रहेगा। ये बातों को आपको मान के चलना है, और ऐसा ही होता है। अगर आप अभी आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, लेकिन आप देखिएगा वही चीज़ सही होता है। मतलब जैसे कि आपको अभी जो चीज़ें हम बताते हैं ना, ये चीज़ आपको ज़्यादा माइंड में क्लियर होगा। लेकिन अगर एक बार आप रीडिंग देके खाली निकल जाइएगा ना, तो उतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर वीडियो को आप देख लेते हैं अच्छे से, तब जा करके इसको रीडिंग दीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए तापमापी की अगर बात करते हैं, तापमापी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगर हम द्रव तापमापी का यानी कि लिक्विड थर्मोमीटर की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पारा या अल्कोहल होता है। समझ गए बातों को, क्या होता है उसके अंदर, तो पारा होता है चाहे अल्कोहल होता है। अगर हम डक्टरी थर्मामीटर की बात करते हैं यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें आपको याद क्या रखना है, इस बात पे हम फोकस करते हैं। देखिए ये यूज किया जाता है मेडिकल में, ठीक है, किस लिए, तो फीवर को मेजर करने के लिए। और इसका टेम्परेचर का रेंज कितना होता है, तो 35 डिग्री से लेकर के और 43 डिग्री के बीच में टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। क्योंकि आदमी के जो शरीर का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसमें 1 डिग्री आगे पीछे होता है। समझ के बातों को, इतना ज़्यादा का रेंज नहीं ज़रूरत होता है, इसीलिए यहाँ 35 से 43 दिया गया। अगर एग्जैक्ट पूछे कि कितना मतलब जैसे कि फ़ारेनहाइट में होता है टेम्परेचर, तो जैसे कि देखिए ये 35 डिग्री से लेकर 43 डिग्री दिया है, तो इसको फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट कीजिएगा तब 95 से लेकर के 110 हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग के शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.4 या यहाँ पे कभी कभी 6 भी आपको मिलेगा, तो 98.4 या 6 फ़ारेनहाइट में होता है। समझिए बातों को, इतना मतलब हम लोग का टेम्परेचर होता है बॉडी का। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्लिनिकल जो थर्मामीटर उसका रेंज कितना होता है, तो 35 से 43 डिग्री होता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि गैसीय थर्मामीटर। देखिए जो गैसीय थर्मामीटर होता है, इसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है उसको मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर उसमें मेंटेन रह सकता है, तो -2 डिग्री से -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 500 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में उसमें वेरिएशन बता सकता है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन गैस की बात करें तो -200 से लेकर के और 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अगला देखिए, अगला आपका कि प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, मतलब ठीक है, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर में क्या होता है कि प्लेटिनम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है। मतलब क्या, मतलब उसका ताप बढ़ेगा तो वो भी समान दर से क्या होगा कि बढ़ते रहेगा। समझिए बातों को, तो यही बात है। इसका भी रेंज कितना होता है, परास होता है कितना, तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 1200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए आपका आगे है, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको आपको विशेष रूप से फोकस करके सुनना है। समझिए बातों को। देखिए आगे है आपका कि ताप युग्म यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर। देखिए जो थर्मोकपल थर्मोमीटर होता है किस पे काम करता है, तो ये आपको याद रखना है कि सेबी इफेक्ट पर यानी कि सेबी प्रभाव पे ये काम करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोकपल जो है ये किस पे काम करता है, तो ये सेबी पर यानी कि सेबिक के प्रभाव पे काम करता है, ये आपको याद रखना है। इसका रेंज कितना होता है, तो -200 से लेकर के और 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें विशेष आपको यही याद
रखना कि किस पे काम करता है, तो सेबी के प्रभाव पे काम करता है, सेबी इफेक्ट पे काम करता है। अगला देखिए, अगला है आपका कि पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। देखिए इसका जो यूज होता है ना जनरली किस लिए होता है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा थे कि पायरोमीटर का हम यूज क्यों करते हैं, तो 800 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है जहाँ पे भी जिस भी फर्नेस में या भट्टी में होता है वहाँ पे हम इससे मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, तो रेडिएशन पायरोमीटर से मेजर करते हैं 800 डिग्री से जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब। अगर मैं बात करूँ इससे जो एनर्जी निकलता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो एनर्जी इजकल टू क्या, तो सिग्मा और टी के पावर में 4 होता है। ये टी क्या है यहाँ पे, तो ये टेम्परेचर है और किस में है, तो केल्विन में। आपको ध्यान रखना है ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं है। और ये सिग्मा है क्या है, तो ये स्टीफन कांस्टेंट होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है इसीलिए घनत्व घट जाता है। बात बिल्कुल सही है। जब आप किसी भी चीज़, जैसे कि सपोज कीजिए पानी है यहाँ पे, ठीक है, आपके बकेट में यहाँ पे पानी है, जब इसको आप टेम्परेचर दिए तो तापमान बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपको फील नहीं होगा अलग की बात है, लेकिन इसके अंदर देखिएगा ऐसे छोटा छोटा जो बुलबुला आ जाता है ना, तो इसमें इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसका डेंसिटी क्या होता है, डाउन हो जाता है। डेंसिटी बोले तो घनत्व। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब पॉइंट है कि ऊष्मा गति का शून्य नियम क्या कहता है, यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि अगर कोई भी 3 गो बॉडी है, मान लीजिए कि एगो बॉडी यहाँ है, एगो बॉडी यहाँ है बी, और एगो बॉडी यहाँ हो गया सी। कह रहा है कि अगर बी और ए और बी के बीच में क्या है, टेम्परेचर बराबर है, और बी और सी के बीच में टेम्परेचर बराबर है, तो ए और सी के भी टेम्परेचर क्या होगा कि बराबर होगा। यही बात ही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ गया बातों को। देखिए अगर 3 गो बॉडी है ना, तो ए बी के बीच में टेम्परेचर बराबर है और बी सी के बीच में बराबर है, तो कहने का मतलब डायरेक्ट ए और सी के बीच में भी बराबर होगा। यही कौन बोलता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है। अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है कि रेखीय परास गुणांक। रेखीय परास गुणांक के मतलब इसमें लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए लेंथ किसी चीज़ का फाइनल होगा, ये क्या होगा, यानी कि रेखीय परास गुणांक में कि लेंथ जो पहले आपका इनिशियल था, जो स्टार्टिंग में था वो, और प्लस में क्या, इंटू में 1 प्लस में अल्फा इंटू में थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, तो तापमान यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो है, और अल्फा क्या है, तो अल्फा है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए रेखीय प्रसारण गुणांक है, अल्फा कितना है, तो रेखीय प्रसारण गुणांक है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। समझिए बातों को। देखिए अब जैसे ही रेखीय प्रसारण गुणांक था उसी तरह से क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ एल एफ के जगह आप क्या कर दीजिए, एरिया रख दीजिए, ए एफ कर दीजिए, और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, तो ए इनिशियल कर दीजिए। और रूट के अंदर में जो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम ही होगा। यहाँ अल्फा की जगह क्या कर दीजिए, बीटा कर दीजिए। लेकिन बीटा का मतलब क्या, जैसे अल्फा का मतलब था कि रेखीय प्रसारण गुणांक, उसी तरह से बीटा का मतलब क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गया। अब देखिए जब आयतन के लिए आपसे पूछेगा वॉल्यूम के लिए, तो इसके जगह आप क्या कर दीजिए कि वी एफ कर दीजिए, मतलब वी फाइनल इजकल टू में क्या, वी इनिशियल, और ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, तो 1 प्लस में क्या, तो गामा इंटू में थीटा कर दिए। थीटा अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस, और गामा क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा गामा कि आयतन प्रसारण गुणांक हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो ये सब चीज़ों आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ नोट में क्या लिखा गया ना कि अल्फा बीटा और गामा का एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, पर केल्विन होता है। क्या होता है, पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया गया, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो इसके मतलब पर केल्विन ये होगा, तभी ये कट के कांस्टेंट वैल्यू देगा ना, इसीलिए। अब देखिए आपसे अगर पूछे देखिए अल्फा बीटा और गामा का रेशियो क्या होता है, तो इसको 1:2:3 होता है। ये 1 जो है ये लेंथ को दिखाता है, 2 जो एरिया को दिखाता है, और 3 किसको, तो आयतन को दिखाता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए क्या पॉइंट लिखा गया। देखिए कह रहा है अगर यदि किसी चकती मतलब क्या, एक प्लेट है, ऐसे देखिए एक प्लेट है, बातों को समझिए। देखिए कह रहा है किसी चकती में एक छेद या कई छेद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो एक चकती में एक छेद हो या एक से ज़्यादा छेद हो। लेकिन जब इसको आप गर्म कीजिएगा, जब इसको हीट दीजिएगा ना, तो क्या होगा ना कि आपको लगेगा इसका मतलब जो है, इसका जो छेद है, होल है, ये छोटा होगा, नहीं इसका छेद क्या होगा, और बढ़ने लगेगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि क्या होता है, उसका जो मतलब छेद जो होता है ना वो बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। यही बात कहा गया। अगला आपका ये पॉइंट ध्यान रखने वाला। देखिए एक पहला पॉइंट ध्यान रखिए, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिए। क्या कह रहा है कि पटरियों के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है, क्यों, देखिए जैसे कि दो पटरी का जो, जैसे कि 2 रेल पटरी है, इसको ज्वाइंट करता है, तो यहाँ गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के महीने में होता है क्या ना कि ये थोड़ा सा मतलब एक्सटेंशन होने में, मतलब ये दोनों में एक्सपेंशन होता है, मतलब थोड़ा सा ये ऐसे बढ़ता है, जब इसके ऊपर रेलगाड़ी चलता है तो थोड़ा बढ़ता है। अगर ये गैप नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा ना कि दोनों टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बकलिंग आ जाएगा, तो इसीलिए इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। समझ गए बातों को। आगे देखिए पानी का घनत्व कितना होता है, तो 1000 kg/m की होता है, और बर्फ का कितना होता है, तो 900 होता है। चलिए आगे देखते क्या।
देखिए यहाँ पे आगे जो ये चीज़ें लिखा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए इसको हम स्किप करते थोड़ा सा। यहाँ से देखिए, यहाँ से मतलब जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं उसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है उस सबको कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला आपका पॉइंट क्या लिखा है नोट में कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद क्या होता है, जल का होता है। इसीलिए दूसरा पॉइंट देखिए कि जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं ना, जैसे कि जनरेटर चलते रहता है गाँव में, चाहे ट्रैक्टर चलते रहता है, तो पहले जो ट्रैक्टर होता था उसके आगे एक रेडिएटर लगा हुआ होता था। उसमें क्या होता था ना कि ड्राइवर हमेशा पानी डालते रहता, किस लिए, ताकि इंजन क्या रहे, ठंडा रहे। और पानी ही क्यों डालता था, क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पानी रेडिएटर में क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा है ये ज़्यादा होता है और पानी फ्री में भी मिलता है इसीलिए। और हाइड्रोजन लेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, तो इसीलिए क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। अगला देखिए क्या है कि खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है, जबकि उसका जो चालकता होता है ये ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है। देखिए विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होता है, मतलब वो खुद का हीट कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो आप नीचे से हीट देते हैं ना वो ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पे, तो जो भी आप खाना बनाने के लिए जो चीज़ उसमें डाले हैं, दाल चावल जो भी डाले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। इस लाइन का मतलब यही है। अगला देखिए क्या है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। अगर इसको आप कैलोरी में देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है, तो इसका आधा कर लीजिए जल का, तो ये 2100 हो जाएगा। और मतलब फिर से कैलोरी में देखिएगा तो इसका 1 था, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। समझ गया चीज़ों को। देखिए आगे हम लोग देखेंगे ऊष्मा इंजन की दक्षता, मतलब इफिशियंसी की बात किया जा रहा है। तो किसी भी इंजन का इफिशियंसी क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है, मतलब T1 जो है ये तापमान है इंजन का स्टार्टिंग का, ठीक है, और ये तापमान है बाद का, ठीक है। तो देखिए जो भी मतलब यहाँ पे क्या होगा ना कि T1 ग्रेटर देन होगा किससे, T2 से, मतलब टेम्परेचर T1 ज़्यादा है T2 से, तो T1 माइनस T2 कर दिए बटे में T1, तो ये इसका दक्षता निकल गया इंजन का। अगर ये टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके उष्मा ताप के फॉर्म में दे देगा तो Q के फॉर्म में रहेगा, तो फिर वही करेंगे, T1 की जगह क्या कर देंगे, Q1 कर देंगे। समझिए बातों को। अगला देखिए कि बर्फ के गलनांक की गुप्त उष्मा कितना होता है, तो इसका गलनांक के जो गुप्त उष्मा होता है ये होता है 3.36 इंटू में 10⁵ होता है। ये जनरली जो पूछा जाता है कैलोरी में इसका वैल्यू पूछा जाता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। अगर जल का पूछ ले आपको तो ये कितना होता है, तो जल वाष्प, जल का नहीं, जल वाष्पन का जो होता है कितना होता है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी में कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है, ठीक है। और आगे देखिए 1 BTS बराबर, मतलब 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितना होता है, तो 252 के बराबर होता है, 252 कैलोरी के बराबर होता है। 1 BTS मतलब कितना होता है, तो 252 कैलोरी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। देखिए इस चैप्टर में क्या कर रहा है कि प्रकाश की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए जब भी आप दर्पण सूत्र की बात करते हैं तो क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, तो देखिए v जो है ये प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, और f क्या है, तो फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि r/2 होता है। अगर आवर्धन की आपसे बात करें तो यहाँ पे होता है v/u। v बोले तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, बटे में u बोले तो वस्तु की दूरी, ठीक है। देखिए अब आपका लेंस फार्मूला आ गया। लेंस फार्मूला होगा तो सेम ही होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जो आपका वस्तु का दूरी था उससे पहले क्या लग गया यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन लग गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। समझ गए बातों को। सिर्फ आपको क्या करना है, मतलब जो दर्पण का फार्मूला था उसी में लेंस का फार्मूला बनाने के लिए क्या करना है कि वस्तु के जो दूरी था उसके आगे आपको माइनस लगा देना, बाकी चीज़ सेम रहेगा। आगे देखिए कि लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए लेंस के फोकस दूरी निकालने के लिए जो सूत्र होता है ये आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यू यहाँ पे, म्यू जो है क्या है यहाँ पे कि लेंस की आवर्धन क्षमता है। तो अगर आपको लेंस की आवर्धन क्षमता दिया रहेगा और त्रिज्या उसका दिया रहेगा, दोनों लेंस मतलब लेंस का दोनों त्रिज्या दिया हुआ है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1/f इक्वल टू में म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r प्लस में 1/r2। r1 r2 क्या है, तो त्रिज्या है, और म्यू क्या है, तो लेंस का अपवर्तनांक है। अगर ये सब चीज़ दिया रहेगा तो आप फोकस दूरी इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ गए बातों को। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता की बात किया जाए यानी कि पावर का, तो क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। और ये मीटर में होता है, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में अगर f दिया रहेगा तो आपको ऊपर में क्या करना है 100 से गुना कर लेना है। समझ गए। देखिए अगर दो लेंस आपको दिया रहेगा, इसका पावर निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालिएगा, तो P1 प्लस में P2 माइनस में D इंटू में P1 P2। अब ये D क्या है, तो दोनों लेंस के बीच के, जो यहाँ दोनों लेंस है ना, इसके बीच का डिस्टेंस कौन है, तो यही D है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं आगे।
आगे आपका क्या है, तो देखिए आगे है आपका स्नेल्स लॉ। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ, देखिए स्नेल्स लॉ इक्वल टू क्या होता है कि मतलब ये होता है साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू में म्यू होता है, या इसको आप मतलब म्यू आर और इसको म्यू आई से भी डिनोट करते हैं, मतलब बटा में अगर लिखना हो तो, नहीं तो इसको डायरेक्ट हम म्यू से लिखते हैं साइन आई बटा में साइन आर, ये स्नेल्स लॉ होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका म्यू इक्वल टू क्या, तो आर बटा में ए दिया है। आर यहाँ पे क्या है, तो वस्तु की वास्तविक दूरी है, और ए क्या है, तो वास्तु की आभासीय दूरी। जैसे कि आपके पानी की, सपोज कीजिए कि आपके बाल्टी है, उसमें पानी डाला हुआ है, अगर आप इसमें एक सिक्का डाल दीजिए, क्वाइन आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर इसका वास्तविक गहराई कुछ और है, लेकिन आप देखिएगा ना तो आपको ऊपर से कुछ और दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा दिखाई देगा, तो वही जो आपको देखने के क्रम में जो थोड़ा और दिखाई देता है कुछ और डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो आभासी गहराई बोलते हैं। लेकिन वास्तविक गहराई क्या हो गया, जबकि आप मेजर कीजिएगा सेंटीमीटर से जितना होगा वो वास्तविक गहराई हो गया। तो यही होता है क्या, वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई होता है। ठीक है, देखिए धंसा हुआ कितना प्रतीत होता है, तो ये जो है ये धंसा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आभासी गहराई होता है। उठा हुआ कितना प्रतीत होगा, वो सिक्का जो है बाल्टी के अंदर वो उठा हुआ कितना प्रतीत होगा, तो आर माइनस ये हो जाएगा, इतना उठा हुआ प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि दर्पण यानी कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान, और मतलब जो स्थान और उसका क्या, तो प्राकृतिक, मतलब उसका स्थान कैसा होगा, उसका प्राकृतिक कैसा होगा। तो देखिए इसका स्थान जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, ये क्या है आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, पीछे से क्या किया गया, तो कोटिंग किया गया, मतलब उसको पेंट किया गया है। तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक तो आप पहले क्या वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे तो आपका सेंटर है और यहाँ पे क्या आपका फोकस है। ठीक है, तो वस्तु को आप इन्फिनिटी पे रखिएगा तब कहाँ बनेगा, एक बार आप सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रखिएगा, दूसरे बार सेंटर पर रखिएगा, तीसरे बार फोकस और सेंटर के बीच में रखिएगा, और चौथे बार कहाँ, फोकस पे, और मतलब सबसे लास्ट में कहाँ पे रखिएगा, तो सबसे लास्ट में आप रखिएगा फोकस और मतलब ये जो ध्रुव होता है उसके बीच में रखिएगा। तो इतने जगह पे आप रख सकते हैं। देखिए आप या आपको यहाँ पे करना क्या है, जब आप वस्तु को कहाँ पे रखें, इन्फिनिटी पे रख दिए, ये हो गया आपका इन्फिनिटी। जब वस्तु को आप इन्फिनिटी पे रख दिए तो इसके मतलब इसके बीच मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इसका बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा। और जब आप फोकस पे रख दिए तब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और जब आप फोकस के मतलब जैसे कि फोकस बोल दिए सॉरी, मतलब जब यहाँ केंद्र पे रखिएगा, सेंटर पे रखिएगा तब बराबर बनेगा। और जब केंद्र और फोकस के बीच में रखिएगा तो छोटा बनेगा, और फोकस पे भी रखिएगा तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कैसा आपको दिखाई देगा, तो बड़ा भी दिखाई देगा, बराबर भी दिखाई देगा, और छोटा भी दिखाई देगा। मतलब तीनों कैटेगरी में आपको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन तीनों कैटेगरी के अंदर आप ये देखिए कि वास्तविक और उल्टा जो भी वस्तु है, यहाँ पे देखिए वास्तविक तो है ये, लेकिन ये उल्टा है। आप रखे थे ऐसे लेकिन दिखाई दे रहा है ऐसे नीचे में, आप रखे थे ऐसे ऊपर में ना, दिखाई दे रहा है नीचे में, मतलब उल्टा बन रहा है। ये चीज़ें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कैसा बनता है, तो बड़ा, बराबर, छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। इन चीज़ों को आपको विशेष फोकस करना है। उसके बाद एक वो एक्सेप्शनल केस होता है इसमें जो पीछे बन जाता है। देखिए अब ये छठा नंबर पे जब रखिएगा ना तो पीछे बन जाएगा। जब पीछे बनेगा तो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक होगा। इधर जो आगे बन रहा था वो वास्तविक था, लेकिन पीछे काल्पनिक बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। और इस काल्पनिक को क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं। तो ये कैसा बनेगा पीछे, तो जब आगे बनता था तो उल्टा बनता था, तो पीछे बनेगा आप यहाँ पे जो बनेगा तो ये सीधा बनेगा। एक्चुअली इस तरह से बनेगा वस्तु का इमेज, समझ गए बातों को, प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, और कैसा, तो बड़ा बनेगा। तो इतना चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए अगर हम चिन्ह की बात करें कि कहाँ पे कैसा चिन्ह लेना है, तो देखिए आप ये चीज़ तो पढ़े ही होइएगा मैथ में कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो इधर के तरफ जो भी चीज़ लेते हैं पॉजिटिव, और इधर मतलब दहिना साइड लेते हैं वो पॉजिटिव और ऊपर लेते हैं पॉजिटिव, और इधर लेते हैं नेगेटिव और नीचे लेते हैं वो भी नेगेटिव। तो सेम इसमें भी फॉलो करना है। देखिए इसको आपको मान लेना है सेंटर पॉइंट, और इधर से यहाँ से जितना भी इधर लीजिएगा वो सब नेगेटिव, और इधर लीजिएगा वो पॉजिटिव लेना है। तो देखिए यहाँ पे काल्पनिक इमेज किधर बन रहा था, इधर बन रहा था दहिना साइड में, तो हमें ये पॉजिटिव लेना है, बाकी इधर जो कुछ भी है सब नेगेटिव लेना है। यू हो गया, भी हो गया, एफ हो गया, सब नेगेटिव। उसी तरह से देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होगा कि हम इधर के तरफ जो है नेगेटिव लेंगे क्योंकि इधर की तरफ है नेगेटिव, अब बाकी ध्रुव से इधर की तरफ जो कुछ भी उस सबको हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि भी हो गया, एफ हो गया, इस सबको हम कैसा लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे। समझ गया बातों को। चलिए नीचे एक संक्षिप्त में लिखा गया, हम ये भी आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूं कि सभी कुछ एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करा दूं। समझ गए बातों को। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दिया गया। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों में यू का पोजीशन कैसा, तो माइनस, ये नेगेटिव है। लेकिन अगर भी की बात करें तो देखिए जब वास्तविक था ये तो नेगेटिव था। किस में, अवतल दर्पण में ऐसे था ना, इधर था वास्तविक था
तो इधर बन रहा था तो नेगेटिव था, लेकिन अगर काल्पनिक हो रहा था तो इधर बन रहा था तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो ये सब के सब इसमें काल्पनिक बन रहा था तो इसमें पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं एफ की बात करूँ फोकस दूरी का, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उत्तल में कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो ये सब बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है। देखिए आपको यहाँ पे जो दिया गया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच में यूज कहाँ होता है, ये मेन रूप से आपको दिया है। तो देखिए अवतल दर्पण को और क्या बोलते हैं आपको याद रखना है, आभासी दर्पण बोलते हैं। क्या इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं और हिंदी में क्या, अवतल दर्पण को आभासी। आपको एक दो बार बोलना है, आपको याद रहेगा, अवतल आभासी, अवतल आभासी, ठीक है। 3-4 बार रिपीट करना है, आपको याद रखना है। उसी तरह से उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो कन्वेक्स बोलते हैं। कई बार ये कन्वेक्स जो लिखा हुआ है इंग्लिश में ना, इसको हिंदी में लिख के दे देगा आपको, कन्वेक्स से लिख देगा डायरेक्ट, तो आपको याद रहना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण को, तो अपसारी बोलते हैं। आप एक को याद रखिएगा ना, जैसे कि अवतल से क्या होता है कि अपसारी होता है, तो आपको अपने आप याद रहेगा दूसरा कि उत्तल से मतलब अपसारी होता है। आपको इसको याद रखना है कि अभिसारी, अवतल अभिसारी, तो उत्तल क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज देखिए, मेन इसका इंपॉर्टेंट है यूज। कहाँ यूज होता है, तो गाड़ी की हेडलाइट में, दूसरा की यानी कि दाढ़ी बनाने में, ठीक है। उसके बाद सोलर प्लेट में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, ठीक है। लेजर लाइट में यूज होता है, आँख, और देखिए जैसे कि जितना भी डॉक्टर होता है ना, आँख नाक कान, ये सब डॉक्टर क्या करता है कि इसी के द्वारा मतलब जैसे कि यूज करता है, इसी का कनकेव मिरर का ही यूज करता है बड़ा इमेज को देखने के लिए वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मुंह के अंदर चीज़ें देखना पड़ता है, कान नाक के अंदर चीज़ें देखना पड़ता है, तो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। प्रवर्तक यानी कि दूरबीन में भी इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, आगे आपका जो दिया है कन्वेक्स मिरर की बात अगर करते हैं, मतलब उत्तल दर्पण का, तो इसको कहाँ, तो रोड पर लगे, जो रोड पे लगा होता है लाइट ना, उसमें यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइट को एक्चुअली छर्रा के फॉर्म में नहीं देना रहता है, उस लाइट को फैलाना रहता है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण यूज करते हैं। और कहाँ, तो गाड़ी में जो मतलब ड्राइवर के सामने जो एक मिरर लगा रहता है ना छोटा सा, पीछे के व्यू देखने के लिए, तो किसका लगा रहता है, तो वो भी उत्तल दर्पण के ही लगा रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। देखिए आपका आगे है क्या, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम जैसे कि पीछे दर्पण देखिए, अब यहाँ पे लेंस है, आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, जो उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी किसका है, तो अवतल दर्पण का है। किसका है, दर्पण का। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी जो होता है सेम होता है। जैसे कि आप मिला करके देख लीजिए, देखिए 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस सभी के ऊपर जब आप वस्तु को रखते थे तो कैसा बनता था, तो काल्पनिक वहाँ पे बनता था, ठीक है। और देखिए वहाँ पे काल्पनिक के साथ साथ क्या बनता था, उल्टा बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो मतलब इसका जो मतलब आप उससे कंपेयर करके इसको याद रख सकते हैं, मतलब इससे कंपेयर करके इसको आप याद रख सकते हैं कि मतलब इसी पैटर्न में होता है। कई बार क्या होता है ना कि कन्फ्यूज आप होने लगते हैं किस बात में ना, कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। तो आपको क्या करना है ना, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उत्तल लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है लगभग किसके बराबर मिलता है, तो अवतल दर्पण के बराबर मिलता है, उत्तल दर्पण के बराबर नहीं मिलता है। समझ गए बातों को। अब देखिए यहाँ आप वस्तु रख लिए, ठीक है। तो ये वस्तु का इमेज कैसा बनेगा, तो देखिए जो वस्तु का इमेज बनेगा, जब इसको मतलब कहाँ पे रखिएगा, F2 के ऊपर रखिएगा, ठीक है। देखिए यानी कि 2 यहाँ पे F1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये चीज़ होगा F1 होगा। देखिए यहाँ पे F1 2F1 लिया गया और यहाँ पे F1 लिया गया, ठीक है। देखिए अब इसका इमेज जो इधर की तरफ बनेगा तो कैसा कैसा बनेगा, तो छोटा बड़ा और बराबर। तो आप अवतल दर्पण में भी क्या देख रहे थे, इमेज कैसा बन रहा था, छोटा बड़ा और बराबर बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। तो ये वास्तविक और उल्टा बन गया, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ें बराबर आपको मिल गया। उसके बाद क्या, वहाँ भी क्या देखिए अवतल दर्पण में कि एक वो इमेज जो पीछे में बन रहा था वो कैसा बन रहा था, तो काल्पनिक और सीधा बन रहा था। तो यहाँ पे भी एक इमेज कैसा बन रहा है, तो काल्पनिक सीधा और बड़ा बन रहा है। ये चीज़ें मैं आपको अभी बता करके पीछे से आया हूँ। तो ये चीज़ें अगर आपको पीछे वाला चीज़ सही से नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि उसी से मिलता जुलता इसका प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद नहीं है उत्तल लेंस के बारे में तो अवतल दर्पण भी याद है, तो उससे आप प्रॉपर्टी मैच करा करके आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें भी कैसा बनता है, तो इसमें भी देख लीजिए सेम ही बनता है, छोटा बड़ा यानी कि छोटा बराबर बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। जो मैक्सिमम बनता है 5 गो, और एगो बनता है काल्पनिक। जो काल्पनिक बनता है वो क्या बनता है, तो जो काल्पनिक बनता है वो सीधा और बड़ा बनता है। चलिए आगे देखते, देखिए आपका जो आगे है ये क्या है चैप्टर, आगे है आपका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अपवर्तनांक में क्या होता है ना कि अपवर्तनांक में प्रकाश का वेग या क्या तो तरंगदैर्ध्य जो होता है, और बट्टे में क्या कि माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्ध्य होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। अब विभिन्न माध्यम में अपवर्तनांक का वैल्यू दिया है, आपको याद रखना है। जो माध्यम है यहाँ पे अपवर्तनांक का वैल्यू, तो आपको निर्वात में याद रखना है कितना होता है, तो 0 होता है। हवा में पूछ दे तो 1.08 होता है, कई बार 1 भी दिया रहता है। तो अगर 1.008
8 नहीं दिया तो 1 आपको ले लेना है। जल में कितना होता है इसका अपवर्तनांक का वैल्यू तो 1.33, खूब बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद कांच में कितना होता है तो 1.5, और हीरा में क्या होता है ये तो अनगिनत बार पूछा गया। हीरा में कितना होता है तो 2.48 पूछा गया। मतलब इस बुक के अंदर जितना कुछ भी दिया गया ना ये सब आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में काम आएगा। देखिए अब यहाँ पे सर प्रिज्म दिखाए हुए, ठीक है। उसके बाद श्वेत प्रकाश इधर से गया और यहाँ 7 रंग में जो विभक्त हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो 7 रंग में जो विभक्त हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअली जो प्रिज्म के अंदर जो घटना हो रहा है वो यहाँ पे दिया गया। देखिए हम सबसे ऊपर से क्या देखते हैं, ROY BIV, ठीक है। देखिए जो यानी कि तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे ज़्यादा इसका होता है और सबसे कम किसका होगा, इसका। यही बात यहाँ पे लिखा गया कि यानी कि लेमडा जो वेवलेंथ है यानी कि तरंगदैर्ध्य जो है वो नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसे बढ़ता है, और बाकी सब चीज़ क्या होता है, बाकी जो चीज़ है जैसे कि आवृत्ति हो गया, चलन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, अपवर्तनांक होगा, ये सब कैसा होता है तो कम होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो लेमडा खाली बढ़ेगा, बाकी सब क्या होगा तो बाकी सब घटेगा। जितना भी कुछ आपसे पूछ ले वो सब के सब घटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका यहाँ कलर का चर्चा किया गया। देखिए यहाँ कलर, प्राइमरी कलर जो होता है कौन कौन होता है तो लाल, हरा और नीला होता है, ये प्राइमरी कलर होता है। और द्वितीय कलर कौन हो जाएगा, जो प्राइमरी से मिलकर के बनता है उसी को द्वितीय कलर बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सर बताया क्या है कि देखिए ये हो गया प्राइमरी, आपको ये लाल हो गया, ठीक है, ये हरा हो गया, ग्रीन, और ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे दो कोनों को मिला लीजिए। जैसे कि आपको येलो बनाना है तो किसको, इस दोनों को मिला लीजिएगा। जैसे कि ग्रीन को और रेड को मिला लीजिए तो येलो बन गया। उसी तरह से आपको यानी कि R और B को मिला लीजिए। जैसे कि रेड और ब्लू को मिला लिए तो क्या मैजेंडा बन जाएगा। इसी तरह से ग्रीन और ब्लू को मिला लीजिए तो क्या बन जाएगा, यानी कि पीकॉक नीला बन जाएगा, जिसको C से दिखा रहा है। अगर आप इस तीनों कलर को मिला लेते, जो तीनों प्राइमरी कलर है उसको मिला लीजिएगा तो व्हाइट बन जाएगा। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, आप अपने घर पे मिला के मत देखिएगा, वहाँ नहीं बनेगा ये चीज़ें, ठीक है। देखिए अब पूरक रंग क्या होता है, तो देखिए पूरक रंग जो होता है जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या बोलते हैं, पूरक रंग बनते हैं। मतलब श्वेत रंग बनने के लिए पहली बात क्या है कि इन तीनों कलर का तो जरूरत है ही है। तो इन तीनों कलर में हम क्या करेंगे, दो गो कलर के जगह एगो ये डाल देंगे, एगो कोई दूसरा डाल देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। जैसे कि R प्लस में यहाँ पे क्या होगा, C होगा। देखिए अब C कहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, C बोले तो C के अंदर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, प्लस में B आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे R है तो क्या बन जाएगा, W बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ से देखिए Y बोले तो क्या हो जाएगा, Y का मतलब R प्लस में G हो गया और B यहाँ है तो क्या हो जाएगा, W फिर से बन जाएगा। मतलब W बोले तो व्हाइट कलर। यहाँ पे देखिए G बोले तो क्या हो जाएगा, G बोले तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए G बोले तो ग्रीन हो गया, ठीक है, और M बोले तो क्या हो जाएगा, तो रेड प्लस में ब्लू हो जाएगा, तो ये भी मिलके व्हाइट बन जाएगा। तो दो रंग को मिलाने से जो कलर बनता है उसको पूरक कहते हैं, और प्राइमरी के दो को प्राइमरी के मिलाने से जो बनते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और प्राइमरी आपको पता है ग्रीन और ब्लू और रेड, मतलब ग्रीन ब्लू और रेड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है, सिर्फ देखना नहीं है। बुक तो खरीद लेंगे लाखों लोग, लेकिन इसको पढ़ करके याद ऐसे समझ के कितने लोग रखेंगे वही लोग को एग्जाम में बेनिफिट होगा, सबको एग्जाम में बेनिफिट नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या दिया, नेम दिया हुआ है, लेंस की संख्या दिया हुआ है, लेंस दिया किस प्रकार का लेंस है, उसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब के मतलब आकृति दिया गया, उसके बाद आवर्धन क्षमता का सूत्र दिया गया। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे पहला नंबर पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो इसमें कितना होता है तो लेंस की संख्या 1 होता है। और कैसा लेंस होता है तो उत्तल होता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बड़ा और सीधा बनता है। इसका जो आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होता है तो D/F होता है, M=2, ठीक है। दूसरा नंबर पे देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो इसमें 2 गो लेंस होता है, दोनों उत्तल होता है। इमेज कैसा बनता है तो काल्पनिक बड़ा और उल्टा बनता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता क्या होता है तो M= में 1/F0 इंटू में 1 प्लस में D/F होता है, ठीक है। जहाँ पे F0 क्या है तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी और F क्या है तो नेत्रक लेंस की फोकस दूरी होता है। समझ गए बातों को, यहाँ पे लिखा गया। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि खगोलीय। देखिए खगोलीय जो दूरदर्शी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको टिक लगा लीजिए। इसमें 2 गो लेंस होता है, कैसा दोनों तो उत्तल होता है। कैसा इमेज बनता है तो काल्पनिक बड़ा और उल्टा बनता है। मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है तो M= में F0/Fe होता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है कि पाकथव दूरदर्शी है। तो देखिए इसमें कितना होता है 3 गो लेंस होता है, और कौन होता है तो उत्तल लेंस होता है। कैसा इमेज बनता है तो काल्पनिक बड़ा और सीधा बनता है। मैग्निफिकेशन पावर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा F0/Fe हो जाएगा। आपको मेनली याद रखना क्या कि कौन सा लेंस और
कितना लेंस और कैसा इमेज बनता है, ये आपको याद रखना है। अगर इसको आप याद नहीं भी रख पाते तो आपका काम चल जाएगा। अगर गैलीलियो की यानी कि गैलीलियो की दूरदर्शी की बात करें तो इसमें कितना लेंस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 2 लेंस होता है, कैसा, तो अवतल उत्तल दोनों होता है। आप पीछे सब में देखे उत्तल था, लेकिन यहाँ अवतल उत्तल दोनों है। कैसा इमेज बनेगा, तो काल्पनिक यानी कि बड़ा और उल्टा बनेगा। सब में पीछे मतलब इसमें सीधा बन रहा था, इसमें उल्टा, और इसमें भी क्या बनेगा, तो उल्टा बनेगा। समझ गए बातों को। तो मैं इसमें 3 चीज़ें जो बताऊँ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पहला कि सूक्ष्मदर्शी वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा खगोलीय वाला, ठीक है। और तीसरा क्या, तो तीसरा जो हो जाएगा आपका गैलीलियो वाला। ये तीनों को आपको खास करके याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी वायु में क्या है, तो फोकस दूरी वायु में एफ ए है और अन्य माध्यम में कितना है, तो एफ एम है, ठीक है। तो यानी कि म्यू एल जो दिया है लेंस का आवर्धन क्षमता है और म्यू एम जो है माध्यम की आवर्धन क्षमता है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एफ एम कैसे निकालेंगे। तो देखिए म्यू एल माइनस में 1 बटा में क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर म्यू एल बटा में म्यू एम माइनस में 1 इंटू में एफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब फार्मूला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर आपको याद हो पाता है तो रख लीजिए। अगर इससे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, नहीं तो न्यूमेरिकल इस पर नहीं आने का चांस है, ठीक है। अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, विद्युत चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन में मतलब इतना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ई में कितना है, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए जब भी आपको आवेश निकालना होगा तो क्या करते हैं, एन इंटू में ई करते हैं। तो एन इजकल टू क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक में कितना होता है, तो एक में होता है 1.-1.6 इंटू 10⁻19 होता है। समझ गए बातों को। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपके पास कूलम आवेश आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको धारा दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, तो दोनों को गुना कर दिए तो क्यू इजकल टू में क्या, तो आई टी जो होता है ना, ये भी होता है आपको क्या होता है, तो आवेश का ही फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगर हम बात करें कूलम्स लॉ के बारे में, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई भी 2 प्लेस पर 2 चार्ज रखा हुआ है अलग अलग, इसके बीच में कुछ दूरी है तो इसके बीच में फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा ना कि यानी कि एफ इजकल टू में क्या, के Q1 बटा में Q2 बटे में R स्क्वायर होता है, यही फोर्स लगता है। समझ गए बातों को। तो देखिए आपको Q1 Q2 क्या है, तो चार्ज है, मतलब Q1 आवेश है, चार्ज बोले या आवेश बोले सेम है, ठीक है। ये बॉडी 1 का ये आवेश हो गया Q1 और बॉडी 2 का कितना हो गया, Q2 हो गया। अगर F का हम थोड़ा आगे बात करें तो ये K क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ये आप 12th में पढ़े होइएगा साइंस में ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसको याद रख लीजिए। उसके बाद क्या, तो Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे जो के था इसका वैल्यू क्या था, तो 1/4 एप्सिलॉन होता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, तो 8.854 इंटू 10⁻ कितना -12 यानी कि कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। समझ गए बातों को। तो कई बार इसका एप्सिलॉन का यूनिट पूछा जाता है, तो आपको क्या याद रखना है कि कूलम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या दिए। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मतलब रेलवे में सीधे एग्जाम में पेपर आता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी इजकल टू बात करें यानी कि विभव की बात करें तो क्या, W बटा में Q। W क्या होता है, तो कार्य होता है, और Q क्या है, तो आवेश है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे E इजकल टू क्या है, तो तीव्रता है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तीव्रता का तो क्या हो जाएगा, F बटा में Q। F क्या है, तो बल है, और Q क्या है, तो आवेश है, ठीक है। अब देखिए आपसे धारिता पूछ दे यानी कि कैपेसिटी पूछ दे, ठीक है, तो ये कितना होता है, तो Q बटा में V होता है। यहाँ पे Q क्या है, तो आवेश मतलब आवेश है, और V क्या है, तो विभवांतर है आपका, ठीक है। यहाँ पे C के लिए एक ये भी फार्मूला होता है, 4 पाई एप्सिलॉन R होता है। समझ गए बातों को। और C क्या है, तो धारिता है, मतलब इंग्लिश में इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये पॉइंट जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे क्या है कि श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज होता है, और समांतर क्रम बोले तो यहाँ पे समांतर क्रम इसका मतलब होता है पैरेलल होता है। समझ गए बातों को। देखिए तो जैसे कि आपको कैपेसिटेंस के बोले सीरीज में जोड़ने के लिए यानी कि श्रेणी क्रम में, तो 1 करके जोड़ते क्या, 1/c इजकल टू में 1/c1 प्लस में 1/c2 जहाँ तक जा रहा है इसको जोड़ देंगे। अगर हम 2 ही के लिए लेंगे तो उसके लिए ये हो जाता है फार्मूला, ठीक है। अगर इसको मतलब पैरेलल में बोले समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट आप जितना भी कैपेसिटेंस का वैल्यू है उस सभी को जोड़ दीजिए, हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर प्रतिरोध की बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या डायरेक्ट जुड़ जाता है, जबकि समांतर क्रम में 1 करके जोड़ना पड़ता है। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे कैपेसिटेंस में और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन है। कैपेसिटेंस में 1 करके जुड़ता है सीरीज में जो श्रेणी में रहता है, तो लेकिन अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो ये डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए ओम्स का रूल क्या कहता है। देखिए ओम्स का लॉ कहता है कि R इजकल टू में प्रतिरोध I इजकल टू में क्या
हो गया, तो धारा हो गया V = विभवांतर, मतलब V = में IR जो होता है ओम का लीनियर लॉ होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको R निकालना है तो V/I कर दीजिए, अगर I निकालना है तो V/R कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे चालकता की बात करें कंडक्टेंस का, तो क्या हो जाएगा, G = में 1/R हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ें दिया, इसको आपको याद रखना है, यानी कि R यानी कि रेजिस्टेंस = में ρL/A, इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे रो क्या है, तो रो है आपका विशिष्ट यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। जबकि ए क्या है, तो एरिया है, जब भी कोई भी तार है उसका एरिया क्या है, तो मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। एल क्या है, तो उस तार का लंबाई कितना है वो है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। देखिए जब भी आपको व्हिटस्टोन ब्रिज आए तो ये जो यहाँ पे लिखा है इस बात से आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो आपको क्या करना है ना कि दोनों अपोजिट साइड के गुना कर लेना। तो देखिए यहाँ पे एक PQRS दिया है ना, तो P के अपोजिट में कौन है, मतलब उसके उल्टा साइड में कौन है, तो S है, तो P गुने S कर लेना, = में क्या आप दोनों बच गया उसका गुना कर दीजिए, तो R गुने में Q बच गया। अब यहीं से ये चीज़ें आ जाता है, देखिए P/में क्या आ गया, Q आ गया, और = में क्या आ जाएगा, तो R/में S आ जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप याद कीजिएगा ना तो आपको भारी पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें याद करते कि सीधे डायरेक्ट अपोजिट साइड को गुना कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो नहीं देखिएगा तो इसको बटा में करके याद करते रहिएगा और एग्जाम में हो जाइएगा कंफ्यूज। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे देख लीजिए तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्या हो गया, सेट हो गया, समझ गए बातों को। तो जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है ना तो वो सब कुछ सोचता है उसमें कि हम आपको क्या बताएं ताकि आप अच्छे से याद रख पाइएगा। देखिए आगे पावर की बात करें। देखिए पावर = में क्या होता है, तो आप VI लिख दीजिए या यहीं से आप चेंज, देखिए V = में जो IR होता है ना, इसी का सारा के सारा कमाल है। अब देखिए यहाँ से आपको V हटाना है, तो V हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, V की जगह IR कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, एगो I पहले से था, एगो IR ला के आप और रख दिए, तो I² R हो गया। आपको अब इसमें से क्या करना है, I हटाना है, तो I हटाइएगा तो क्या कीजिएगा, V/में R पुट कर दीजिए, बन गया है चीज़ें। देखिए उसी तरह से क्या है कि H = क्या है, यहाँ पे उष्मा यानी कि हीट है, तो हीट H में क्या होता है ना कि I²RT होता है। यहाँ पे I क्या होता है, करेंट, R क्या होता है, रेजिस्टेंस, और T क्या होता है, तो टाइम होता है। समझिए बातों को। अब आपको यही चीज़ें आपको याद रखना है, आपको तीनों याद नहीं रखना है। अब इसमें से जो चीज़ नहीं दिया उसको आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से उसका वैल्यू पुट, जो चीज़ दिया है उसका वैल्यू पुट कर लीजिए, और नहीं दिया उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। समझिए बातों को, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको आगे जो दिया है ये फार्मूला को थोड़ा सा आप याद रख ले, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन F = में BIL sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F क्या है, चालकता है, ठीक है, और L क्या है, तो चालक की लंबाई है, और यहाँ पे थीटा = में क्या होता है कि B × I के बीच का जो कोण होता है यही क्या होता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। देखिए NP = में क्या होता है, प्राथमिक जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या, और VP = में क्या है, तो प्राथमिक का वोल्ट होता है, ठीक है, और IP = में क्या है, तो प्राथमिक का धारा होता है, प्राथमिक की धारा होता है। प्राथमिक का धारा बोल रहे हैं तो मतलब प्राइमरी का जो करंट है वो होता है। और इसी तरह से NS क्या हो गया कि द्वितीय में हो गया सब कुछ, और VS द्वितीय में वोल्टेज हो गया, और IS क्या हो गया कि द्वितीय धारा हो गया। तो देखिए आपको याद क्या रखना है कि ऊपर में प्राइमरी तो नीचे में, ऊपर में सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, तो नीचे में प्राइमरी। V में क्या वोल्टेज में, देखिए यहाँ पे जो आपका कुंडली के जो मतलब कुंडली का जो फेरा है और प्लस में वोल्टेज में, दोनों में बराबर का रिलेशन होता है, दोनों में, ऊपर में जो है वही नीचे में। लेकिन वही बात जब आप करंट पर आइएगा ना तो ये उलट जाता है, क्या होता है, करंट पे उलट जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है कि जैसे जो कुंडली का फेरा है उसके बराबर क्या होता है, वोल्टेज होता है, लेकिन करंट क्या होता है, उलट जाता है। तो ये दोनों के बराबर में लिख लीजिएगा, जैसे कि NS/ में NP और VS/ में VP, और = में क्या लिख लीजिए कि IP/ में IS, क्योंकि ये अब क्या हुआ, उलट गया। तो ये आपको याद रखना है ठीक से फोकस करके, समझिए बातों के। आगे देखिए, आगे जो आपका दिया हुआ है हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए I = में I0 sin ω t होता है, ठीक है, और V = में क्या होता है, V sin ω t होता है। V0 क्या होता है, वोल्टेज का शिखर मान होता है, ठीक है, और ओमेगा = क्या होता है, तो कोणीय आवृत्ति होता है, और I0 में क्या होता है, तो धारा का शिखर मान होता है। तो ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका है आवेश यानी कि चार्ज इंटेंसिटी, आवेश घनत्व। ये चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहाँ पे रखिए आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसको, तो लेमडा से डिनोट करते हैं, और Q में L होता है। Q क्या है, तो आवेश है, और L क्या है, तो लेंथ है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, तो कूलम/मीटर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का क्या कूलम होता है, और इसका लेंथ का क्या होता है, तो मीटर होता है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कहा है आपका कि सतह आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपको कुछ नहीं करना, जब यहाँ पे लेंथ करते थे पीछे वाले में ना, तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, एरिया कर दीजिए, सब बात बाकी सेम ही रहेगा। तो ऊपर में कूलम भी रहेगा, लेकिन नीचे में पहले मीटर था, अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका है क्या, तो ऑप्शन मतलब जो 3 में लिखा है कि आवेश घनत्व की बात कर। देखिए जब भी आपको यहाँ पे आवेश घनत्व की बात कर रहा है, मतलब आवेश घनत्व का, चार्ज इंटेंसिटी का, तो देखिए इसमें अब क्या हो जाएगा ना कि अब इसमें क्या लेगा ना कि नीचे में आयतन ले रहा है, मतलब वॉल्यूम ले रहा है, तो सब कुछ सेम ही रहेगा। आपको नीचे में यहाँ पे मीटर क्यूब कर लेना है इसको यूनिट। देखिए सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, ये कूलम्ब मीटर क्यूब है, कूलम्ब मीटर के पावर -3 है। समझ गया बातों को, इसको सेंटीमीटर मत समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो है थोड़ा सा और बच्चा अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पूरा फिजिक्स कंठस्थ हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। देखिए प्राथमिक सेल की बात हो रहा है और द्वितीय सेल की बात। प्राथमिक सेल में क्या होता है कि यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, जैसे कि टॉर्च का जो बैटरी होता है ना, किस में आता है, तो प्राथमिक सेल में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है मतलब क्या, उसमें दोबारा आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए कि इसका विद्युत वाहक बल द्वितीय की अपेक्षा कम होता है, मतलब विद्युत वाहक बल द्वितीय की अपेक्षा कम होता है, मतलब इसमें वोल्टेज सप्लाई कम होता है। प्राथमिक सेल का उदाहरण क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसके बाद द्वितीय सेल बताऊंगा, ठीक है। देखिए प्राथमिक सेल का जो उदाहरण है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेइक सेल हो गया, ये प्राथमिक सेल होता है। इसका ईएमएफ वैल्यू कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राथमिक सेल का जो मतलब जो यानी कि वोल्टेइक सेल होता है, इसका कितना होता है ईएमएफ, तो 1.08 होता है। लेकिन डेनियल सेल जो होता है उसका कितना होता है, उसका भी होता है 1.08 वोल्ट होता है। ये यानी कि ईएमएफ जो दिया है वोल्टेज में दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा नंबर पे देखिए कि लैक्लांसे सेल होता है, इसका कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है, क्या, तो ईएमएफ। उसके बाद देखिए शुष्क सेल का कितना होता है, तो 1.5 होता है। मरकरी सेल का कितना होता है, तो 1.35 से लेकर के और 1.4 के बीच में होता है। और सिल्वर ऑक्साइड सेल में क्या होता है, देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल भी इसका एग्जाम्पल है, किसका, तो प्राइमरी सेल का। समझ गए बातों को। देखिए द्वितीय सेल में देख लीजिए क्या होता है। द्वितीय सेल में मेनली वही होता है कि ये चार्जेबल होता है। क्या कर रहा है कि यानी कि इसे पहले विद्युत देकर आवेश करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इसे पुनः आवेशित किया जाता है, मतलब पुनः दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है, ठीक है, बिल्कुल प्राइमरी के कंपेयर में अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इसे संचित सेल भी कहा जाता है, मतलब इसको दोबारा चार्ज किया जाता है, इसीलिए संचित सेल कहते हैं। द्वितीय सेल का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो देखिए उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे कि लेड एसिड सेल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ईएमएफ जो होता है कितना होता है, तो 2 वोल्ट के बराबर होता है ईएमएफ। समझ गया बातों को। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका 2 नंबर में क्या लिखा है कि एडिशन सेल या निकेल सेल, इसका मतलब ईएमएफ वैल्यू कितना होता है, तो 1.2 से लेकर के 1.5 के बीच में होता है। तीसरा एक और उदाहरण दिया क्या कि निकेल कैडमियम सेल, इसी का उदाहरण दिया गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है ना कि विभिन्न सेलों की विद्युत अपघट्य, एनोड और कैथोड। देखिए यहाँ पे जो ये अपघट्य लिखा है ना, ये सेल का नाम यहाँ पे होगा। ये अपघट्य कहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और ये कैथोड जो लिखा है ना, इसको आप यहाँ पे कर लीजिए। समझ गए बातों का, तभी आप समझ पाइए, ना तो नहीं समझ पाइए। अपघट्य जो है इसके साथ आएगा, विद्युत अपघट्य के साथ आएगा। ये कैथोड जो लिखा है ना, इसको आप यहाँ ऋण के साथ कर लीजिए, जैसे कि धन के साथ एनोड लिखा है इसी तरह से। तो देखिए जैसे कि ये सेल का नाम हो गया, जैसे वोल्टेइक सेल हो गया, तो इसमें क्या यूज किया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि H2SO4 यूज किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है। जबकि इसका जो धन मतलब जो एनोड होता है क्या होता है, किसका बना होता है, तो कॉपर का। और जो ऋण होता है वो किसका बना होता है, तो ये होता है आपका जिंक का, जस्ता का होता है। उसी तरह से डेनियल सेल की अगर बात करें तो ये किसका बना होता है, तो जो इसमें विद्युत अपघट्य जो होता है ये CuSO4 होता है। लेकिन इसका धन किसका होता है, धन आवेशित किस पे होता है, धन आवेशित जो होता है वो किसका बना होता है, तो ये मतलब कॉपर का बना होता है। और ऋण आवेशित जिंक का बना होता है। मैक्सिमम जो ऋण आवेशित है किसका बना है, तो जिंक का बना है। आपको ये भी याद रखना है इस तरीके से। लंकेश सेल में क्या होता है ना कि इसके अंदर जो आपका विद्युत अपघट्य होता है ये क्या होता है कि NH4Cl प्लस में ZnCl2 प्लस में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चीज़ें होता है, ठीक है। और इसमें जो आपका वो बना होता है, जो एनोड बना होता है किसका, तो कार्बन का बना होता है। और जो कैथोड बना होता है, कैथोड बोले तो जो ऋण आवेशित है ये जिंक का बना होता है, ठीक है। अगर मैं शुष्क सेल की बात करूँ तो ये चीज़ें होता है, लंकसीय में होता है। और मरकरी सेल में देखिए क्या होता है, जो मरकरी सेल होता है इसमें यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है। और इसमें जो एनोड के रूप में होता है, जो धन आवेशित होता है वो स्टील होता है, और ऋण आवेशित क्या होता है, तो जिंक होता है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें सिल्वर ऑक्साइड के बारे में, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल में क्या होता है, तो इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है, तो AgO2 होता है। समझ गए, Ag2O होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एनोड के रूप में सिल्वर रहता है, और अगर मैं ऋण की बात करूँ कैथोड के रूप में, तो इसमें भी जिंक ही होता है। अगला देखिए, अगला आपका कि
एसिड, लेड एसिड सेल में, लेड एसिड सेल या सीसा संचित मतलब बैटरी, देखिए इसी को बोलते हैं, जो लेड एसिड सेल होता है ना, इसी को हम सीसा संचित बैटरी भी बोलते हैं, समझ गए। तो इसके अंदर जो होता है विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो H2SO4 होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो धन आवेशित होता है एनोड क्या होता है, तो लेड ऑक्साइड होता है। लेकिन ऋण आवेशित की बात करें तो ये स्पंजी मतलब सीसा होता है, मतलब लीड होता है, PB होता है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपका थोड़ा ही सा यहाँ पे बचा है। देखिए अगला आपका क्या है कि एडिशन सेल की बात तो हम लोग कर ही ली। अब देखिए जो निकल कैडमियम सेल है, इसमें देखिए निकल कैडमियम सेल में जो होता है विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है, तो इसके अंदर जो होता है मतलब KOH होता है और लिथियम होता है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो धन आवेशित होता है एनोड होता है वो क्या होता है, तो निकल होता है। लेकिन जो ऋण आवेशित होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका जो कैडमियम होता है, ये होता है। समझ गए बातों को। तो इन चीज़ों को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा। तो एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा ना, तब आप क्या कीजिएगा, आपको करेक्ट याद नहीं भी तो ऑप्शन छांट लीजिएगा। लेकिन जब आप पढ़े ही नहीं रहिएगा तो ऑप्शन कैसे छांटिएगा। देखिए आगे क्या पॉइंट है, कह रहा है घरों में व्यक्त जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको किस में मापा जाता है, तो उसको हम किस में मापा जाता है, तो देखिए किलोवाट आवर में या यूनिट में मापा जाता है। देखिए जैसे कि आपको हम पीछे कल पढ़ा चुके हैं सब कुछ, कि जैसे कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर होता है। समझ गए बातों को। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो 1 किलोवाट आवर मतलब जितना भी कुल शक्ति है उसमें किससे गुना कर दीजिए, तो कुल टाइम से गुना कर दीजिए। बटे में कितना, तो 1000 से अगर भाग दे दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, किलोवाट आवर निकल के आ जाएगा, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, तो यूनिट बोल सकते हैं। समझ गया बातों को। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा फिजिक्स। हम 3 वीडियो आपको फिजिक्स का दिए और इस तरीके से बताएं कि अगर आप 3-4 घंटा टाइम दे करके देख लेते हैं तो एग्जाम में पक्का आपको जितना मार्क्स आने वाला है ना, उसमें आपको बहुत मार्क्स बढ़ जाएगा, जो आपको मेरिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। समझ गया बातों को। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कल से मैथ का जितना भी वीडियो है सर का फार्मूला बुक के अंदर, उस सभी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं, ताकि कोई भी मतलब जैसे कि क्वेश्चन आए उसे फार्मूला से रिलेटेड तो आपका छूट ना पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।